बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज हम बात करेंगे साइप 316 के पार्ट 2 के बारे में, जो स्पेसिफिकली पाइपलाइन रेनोवेशन और मेंटेनेंस पर्सनल की क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है। हमने साइप 316 का पार्ट 1 पिछली वीडियो में कवर किया था और उसके 3 स्टेप थे, जो कि जिसमें स्टेप 1 जो था वो रूल्स एंड डेफिनेशंस थी। स्टेप 2 जो था वो जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन, और स्टेप 3 जो था क्वालिफ़िकेशन प्रोसीजर एंड टेस्ट के बारे में हमने कवर किया था। और उसमें मैंने आपको अरामको इंस्पेक्टर लेवल 1 के बारे में भी बताया था, अरामको का जो इंस्पेक्टर लेवल 2 है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यानी कि इन 3 स्टेप्स में मैंने आधा जो 316 था वो कवर किया था। लेकिन अब जो है इसमें पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह जो बाकी रह गया है वो हम कवर करेंगे। बेसिकली ये मेन पाइपलाइन जो है इसकी रेनोवेशंस और मेंटेनेंस के बारे में है। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि इतना ज़्यादा इसको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है 316 को पढ़ने की। बस जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस हमने वही लेनी है और वही हमने पढ़नी है। बाकी आप इसको सरसरी तौर पर नज़र मार लें, पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो कोई इशू नहीं है। तो अभी जो पार्ट 2 का है हमारे पास, जो हमने कवर करना है वो है पाइपलाइन रेनोवेशन और मेंटेनेंस पर्सनल की क्वालिफ़िकेशन। तो इसका पर्पस क्या है? ये सेक्शन उन कॉन्ट्रैक्टर्स और मेंटेनेंस टीम के लिए सिंप्लीफाइड अप्रूवल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जो सिर्फ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड -H-002 के अंडर पाइपलाइन कोटिंग का काम करते हैं। यानी ये इसका पर्पस है, क्योंकि हम मेन पाइपलाइन है, इसकी जो रेनोवेशन करनी है, मेंटेनेंस है, वो सऊदी अरामको का ये जो 002 स्टैंडर्ड है, ये पाइपलाइन का की कोटिंग का काम इसके अंडर में आता है। ठीक है, ये है पर्पस। आगे हम जिस तरह के पहले भी स्टेप वाइज करते हैं, तो स्टेप वाइज बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पहला स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक, यानी पहले आपने ये काम करना है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आपने ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, और स्टेप 4 तक वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह ही इसका भी स्टेप वाइज मैंने बनाया है ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे। तो स्टेप 1 क्या है जी? वो है स्कोप एंड जनरल रिक्वायरमेंट्स। अब इसका स्कोप क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन के तहत क्वालिफाई होने वाले पर्सनल सिर्फ उन्हीं कोटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं जो उनके सर्टिफिकेशन कार्ड पर मेंशन है, और ये काम सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड -H-002 के मुताबिक होना चाहिए। जब हम जेसीसी कार्ड देखते हैं ना, तो उसकी बैक साइड पे लिखा होता है, अभी तो QMSI नए कार्ड आ गए हैं, तो उस पे भी लिखा होता है कि आप कौन कौन सी कोटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। APCS लिखे होते हैं उसमें। ये जो कोटिंग है, एक्सटर्नल कोटिंग 113A APCS या 104A 102A इंटरनल के लिए, यानी ये सारा कुछ उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, और जो लिखा हुआ है वही आप लोगों ने कर सकते हैं, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। ये रिक्वायरमेंट क्रू सुपरवाइजर, अब्रेसिव ब्लास्टर्स और कोटिंग एप्लीकेटर पर अप्लाई होता है। टेस्टिंग से पहले कॉन्ट्रैक्टर को एरिया इंस्पेक्शन सुपरवाइजर को ये प्रूफ देना होगा कि पर्सनल ट्रेंड हैं
जिसके लिए थर्ड पार्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था कि एक थर्ड पार्टी कोर्स होता है जो कि अब्रेसिव ब्लास्टिंग, कोटिंग एप्लीकेटर्स और क्रू सुपरवाइज़र के लिए होता है। वो मस्ट है, उसके बगैर आपको अरामको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठने नहीं देगी, आपका टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह नहीं लेगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है। और वही बात इसमें स्टेप नंबर 1 में आ गई कि आपको वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में जी हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स की। तो क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट्स है, ये क्रू सुपरवाइज़र, अब्रेसिव ब्लास्टर्स, कोटिंग एप्लीकेटर्स, इन चीज़ों के बारे में बात होगी। सबसे पहले क्रू सुपरवाइज़र, कैंडिडेट को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड -H-002, 204 और 102 जो है वो सेफ्टी के लिए है। समझ होनी चाहिए, और जिस तरह के मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए गुड, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, अपना मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए, पीआईडीओं के साथ भी बात करनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश जो है वो मस्ट है, वो आपको आनी चाहिए, और ये स्टैंडर्ड जो है उनका नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। आगे आ जाएं जी, अब्रेसिव ब्लास्टर। ब्लास्टर का ओरल और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। उन्हें ब्लास्टिंग इक्विपमेंट सेटअप करने, सरफेस प्रिपरेशन और इमरजेंसी हैंड सिग्नल आने चाहिए। सेम टू सेम वही है जो पार्ट 1 में है, यानी कंप्रेसर से लेके ब्लास्टिंग नोजल तक जितने भी इक्विपमेंट ब्लास्टिंग में यूज़ होते हैं, ब्लास्टिंग पार्ट हो गया, एयर सीवर टैंक हो गया, और दूसरा क्या नाम है इसका, ब्लास्टिंग होज हो गया, ग्राउंडिंग वायर हो गई, नोज़ल हो गई, ये सारा कुछ जो है इसका नॉलेज उसको होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कोटिंग एप्लीकेटर। एप्लीकेटर को भी APCS 113 कोटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। उन्हें मॉइस्चर ऑयल सेपरेटर्स चेक करना, स्प्रे पैटर्न कंट्रोल और WFT DFT गेजेस का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अब ये कोटिंग एप्लीकेटर, जिस तरह के अब कोटिंग एप्लीकेटर है, उसने कोटिंग स्टार्ट करनी है, तो वो क्या करे, मिक्सिंग से लेके एप्लीकेशन तक, और फिर उसके बाद WFT और DFT को वेरीफाई करना आना चाहिए। इसको अपनी गन, स्प्रे गन को, उसकी टिप को अकॉर्डिंग टू APCS के तहत लगाना चाहिए, और उसको गन को बिल्कुल 12 इंच के फासले पर स्प्रे करना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, स्टेप 2 में क्रू सुपरवाइज़र, अब्रेसिव ब्लास्टर्स और कोटिंग एप्लीकेटर की एजुकेशन को कवर कर दिया। आगे बात आती है जी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन। ये बातें जो हो रही हैं, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रेनोवेशन ऑफ पाइपलाइन मेंटेनेंस एंड न्यू पाइपलाइन के लिए है। ठीक है, ये 2 पार्ट हैं 316 के। अगर आप गौर से पढ़े ना, जिस तरह पार्ट 1 मैंने बताया है, वो और काम के लिए, ये और, यानी रेनोवेशन के लिए, पाइपलाइन के लिए अलग-अलग सिस्टम है, यानी अलग-अलग आप लोगों ने APCS भी यूज़ करने हैं, अलग ही उसके लिए क्वालिफिकेशन है, अलग ही उसके लिए आपको सारा कुछ करना है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, वो आप पार्ट A हो जाए या पार्ट B, या वो एक्चुअली कोई भी अरामको का प्रोजेक्ट है, उसमें आपने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट करना ही करना है, अगर आपने JCC कार्ड लेना है। तो स्टेप 3 में है डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन कार्ड जो है, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट को सर्टिफिकेशन कार्ड दिया जाता है, जिस पर स्पेसिफिकली वही कोटिंग सिस्टम मेंशन होता है जिसके लिए उनका टेस्ट हुआ है, मसलन APCS 113A या APCS 113B या C। एप्लीकेटर के लिए क्वालिफिकेशन रिपोर्ट अपेंडिक्स D फिल किया जाता है, और इंस्पेक्शन यूनिट को इस रिपोर्ट को कार्ड एक्सपायर होने के बाद 6 महीने तक
अचीव करती है। इंस्पेक्टर की सर्टिफिकेशन जो है वो PIESU मैनेज करती है और इंस्पेक्टर का ओरिजिनल रिकॉर्ड कार्ड एक्सपायर होने के 2 साल बाद तक रिटेन किया जाता है। ठीक है जी। ये है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो 6 महीने के अंदर तक आपने, यानी इसका मतलब है कि आपको अचीव करने का कि एक्टिव यूज़ से रिमूव किया जाता है, रिकॉर्ड के लिए सेफ तरीके से सेफ रखना। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में सही तरह समझ नहीं आई। जब कोई कार्ड, आईडी कार्ड, इंस्पेक्शन कार्ड, ट्रेनिंग कार्ड या रिकॉर्ड एक्सपायर हो जाए तो उसे 6 महीने के अंदर एक्टिव रिकॉर्ड से हटाकर आर्चीव रिकॉर्ड यानी स्टोरेज जो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर रख देते हैं वो लोग। ठीक हो गया? यानी कि स्टोरेज एरिया में उसको रख देते हैं एज ए कॉपी के तौर पर कि हमने वो फाइल जो है वो रखी हुई है, हमने ज़ाया नहीं की। अब समझ आ गई होगी बात। तो आगे आते हैं, इस पूरा जो 316 है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 की समरी जो है ना वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टेप 3 तक तो कंप्लीट हो गई आपकी सारी। अब ये जो समरी आएगी आपके पास, ये लास्ट वाले जो अपेंडिक्स ABCD, ये उसके बारे में अब मैं बात करूँगा। ठीक है? कोटिंग सर्टिफिकेशन प्रोसेस SAP रूल्स अपेंडिक्स A पहले बात होगी अपेंडिक्स A की। ये सिस्टम रूल्स PIESU कोटिंग एग्जामिनर, कोटिंग इंस्पेक्टर लेवल 2 बताते हैं कि कौन सी टीम क्या काम कर सकती है, जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल करना, रिज़ल्ट रिकॉर्ड करना या सर्टिफिकेट को इशू करना या रिवोक करना। यानी कि ये जो अपेंडिक्स A है ना, ये ड्यूटियां लगाती है। सिंपल बात कि किस डिपार्टमेंट ने कौन सा काम करना है। कोई कार्ड बना रही है, कोई कार्ड इशू कर रही है, कोई एग्ज़ाम ले रही है, कोई डॉक्यूमेंट को तरतीब दे रही है। अपेंडिक्स A ये काम करती है। अब बात करते हैं अपेंडिक्स B और C दोनों की। हर रोल इंस्पेक्टर, एप्लीकेटर, ब्लास्टर के लिए फिक्स्ड क्राइटेरिया है। जिस तरह के पहले बयान किया है मैंने कि नंबर 1 पे आपको हाउस ट्रेनिंग लेनी है, उसके लिए थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया, एब्रेसिव ब्लास्टर का अपना क्राइटेरिया, कोटिंग एप्लीकेटर का अपना क्राइटेरिया, हर इक्विपमेंट के बारे में, क्रू सुपरवाइज़र का अपना क्राइटेरिया, हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो 1 से 5 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग जो है इन लोगों की वो इन हाउस ट्रेनिंग या नेस SSPC सर्टिफिकेशन, जिस तरह के मैं पहले बोला था कि थर्ड पार्टी आपको ट्रेनिंग लेनी है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट आमतौर पर 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है? आगे बात करते हैं अपेंडिक्स D। ये एक क्वालिफिकेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट है जहां एप्लीकेट की डिटेल, फील्ड डेमोस्ट्रेशन और ब्लास्टिंग एप्लीकेशन टेस्ट का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप जब D देखेंगे ना तो उसमें आपको जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो सारी उस पर टिक की जाती हैं। वो जो कोई भी है, फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि आप ब्लास्टिंग कितने प्रेशर पे करते हैं, आप बोलते हैं 90 PSI, वहाँ पे लिखा है 90 PSI प्रेशर। वो आपका नाम होगा, आपका ID नंबर होगा, इकामा नंबर होगा, आपका सारा कुछ होगा, तो वो उस पे लिखा होता है। ठीक है? वो टेस्ट रिपोर्ट होती है। अच्छा जी, आगे आ जाएं जी। हम जो बात करेंगे वो है अपेंडिक्स E एंड G। एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट को ऑफिशियली सर्टिफिकेशन कार्ड दिया जाता है जो प्रूफ होता है कि वो स्पेसिफिक ड्यूटी यानी इंडस्ट्रियल कोटिंग, ब्लास्टिंग परफॉर्म करने के लिए ऑथोराइज है। ठीक हो गया? आपको फिर कार्ड मिल जाता है। लेकिन ख्याल करना कि जिस काम के लिए आपने कार्ड लिया है, जो आपने APCS
टेस्ट दिया है उसका कार्ड मिला तो वही काम करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको APCS 113 ए का मिला है और आप जाके एक्टिविटी APCS 113 सी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी वायलेशन बन जाएगी। आगे बात करते हैं अपेंडिक्स एच। अपेंडिक्स एच जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। ये RASCI टेबल है जो ये बताता है कि कौन सा सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर किस स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मीन्स इसको R के लिए R लिखा गया है, या अकाउंटेबल A ये लिखा है उसके आगे, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है सुपरवाइज़र, OID, PID का, क्रू सुपरवाइज़र का, कोटिंग इंस्पेक्टर का, वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस से लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करने और रिकॉर्ड अपडेट करने तक ये पूरा उसका जो है वो बनाया हुआ है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक हो गया। यानी कि एक मेन वर्क फ्लो है, पहले ट्रेनिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस कंप्लीट करना, ठीक है जी। उसके बाद राइट एरो सैप में रिक्वेस्ट डालें, यानी फिर उसमें एग्जामिनेशन, फिर फील्ड टेस्ट दें, पास होने पर सर्टिफिकेशन कार्ड हासिल कर लें। समझ आई? ये एक वर्क फ्लो है, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस कंप्लीट करना, सैप नंबर में रिक्वेस्ट डालना, एग्जामिनेशन, फील्ड टेस्ट दें, पास होने पर JCC कार्ड हासिल कर लें। तो कैसा लगा ये साइप 316 का पार्ट 2? क्यों ये थोड़ी सी लंबी वीडियो इसलिए बन गई कंपेयर टू पार्ट 1 के, क्योंकि इसमें मैंने वो जो लास्ट वाले पेजेस हैं ना अपेंडिक्स, वो भी कवर करने थे, तो इसलिए ये थोड़ी सी लंबी बन गई। अगर आप इसको 1-2 दफ़ा सुनेंगे ना तो ये बड़ी इंटरेस्टेड है, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों याद रखें कि पाइपलाइन रेनोवेशन में एक्यूरेसी और सेफ्टी दोनों क्रिटिकल हैं। हमेशा आपने सर्टिफिकेशन कार्ड पर दी गई लिमिट के अंदर ही आपने काम करना है। अगर वो 2-3 साल का कार्ड है तो 2-3 साल आपने वही एक्टिविटी करनी है। अगर वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर रिन्यू हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप दोबारा इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है। तो अगर आपको ये टेक्निकल वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाजमी अपने टीम मेंबरान्स को, ख़ास करके क्रू सुपरवाइज़र, ब्लास्टर्स, एप्लीकेटर्स, कोटिंग इंस्पेक्टर्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।